Unacademy. Let's crack it. मुझे लग रहा है कि मैं 8 साल के बाद इस जगह पे खड़ा हूं फिर से, और जो खुशबू आ रही है चाय पे कम और खाने पे चर्चा शुरू हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले तो इस साल एग्जाम दे रहे होंगे, अगले साल आई थिंक, और थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल तो है। ये आखिरी के 2-3 महीने रहते हैं, थोड़ा एंजॉय के साथ और पूरी ऊर्जाओं के साथ बिताइए। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ सवाल छोटे छोटे के सवाल रहेंगे, जैसे पॉलिटी के कुछ सवाल है, हिस्ट्री के कुछ सवाल है। फैक्चुअल नहीं पूछूंगा मैं, कुछ कंसेप्चुअल चीजें हंसी मजाक के रूप में। और मीडियम को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप लोग कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो भी व्यक्ति बताना चाहे, बोलना चाहे, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास और आपकी राय क्या है उस विषय में बताऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि यूपीएससी में सबसे बड़ा जो स्टेप है, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा कोई जो मेंस बताना चाहेगा कि मेंस में बड़ा चैलेंज है? मतलब ये कंफर्म है कि सभी के लिए प्रीलिम्स में चैलेंज है। अब कोई वैसा व्यक्ति जो बता सके कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम में क्या बड़ा डिफरेंस आ रहा है जिस कारण से आपको लगता है कि हिंदी माध्यम में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम आ रहा है? कोई भी? हाँ सर, सबसे बड़ा समस्या प्री है। नहीं, प्री तो है, लेकिन ऐसा डिफरेंस क्या है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, इंग्लिश वालों के लिए नहीं हो रहा? सर, इसका सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सिलेबस को लेकर? हाँ सर, इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम के अनुसार ज्यादा मटेरियल और ज्यादा कंटेंट है। मतलब आपका कहना है कि मटेरियल के कारण एक बड़ा डिफरेंस है। और कोई अपनी बात रखेगा? सर, एक्चुअली हिंदी माध्यम में कंटेंट भी कम है, उसको पढ़ाने वाले भी कम है, और उनके जो पढ़ाने वाले भी हैं वो ऊपर सतही पढ़ा रहे हैं हिंदी माध्यम में, जबकि इंग्लिश वाले जो होते हैं वो बहुत डीप में जाते हैं, टू द कंसेप्ट पॉइंट पे जाते हैं। मतलब इनका कहना है इन डेप्थ ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति जो अपना विचार रखे? हाँ, आप मैं जो बोल रहा था उसको उल्टा समझ गए। इंग्लिश में कंटेंट ज्यादा है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, कंटेंट जो सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में वही पढ़ाया जा रहा है, बट हिंदी में सतही एसएससी वाले पढ़ाए जा रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। एक मेरा एक छोटा सा सवाल है, इन डेप्थ का मतलब 20 मीटर की गहराई या 150 की? और कोई अपना जो विचार रखना चाहे कि सर मुझे लगता है राइटिंग, हिंदी मीडियम में राइटिंग मतलब मेंस में ना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो प्रीलिम्स का है ना कि भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार प्रीलिम्स हो जाए तो फिर मेंस के लिए भी कुछ कर सकते हैं, जो हिंदी का मुश्किल से। एक पहला सवाल शुरू करते हैं इसमें, और प्राइजेस आ चुके हैं, हमारे जो विद्यार्थी जीतेंगे उनके लिए आ गए हैं। तो पहला सवाल है, आई थिंक बहुत सारे लोग जवाब दे पाएंगे, लेकिन बोलना नहीं, हाथ खड़ा कर देना। सभी लोगों को पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। मुझे यह भी पता है कितने राज्यों में से गुजरती है, कितने तटीय राज्य और कितने स्थल अवरुद्ध राज्यों से गुजरती है। तटीय पहले और स्थल अवरुद्ध दूसरे, कितने? पहले नारी शक्ति को शुरुआत करें। सर, पहले तो तटीय राज्य गुजरात है, और उधर त्रिपुरा और मिजोरम है, पश्चिम बंगाल, और बीच में कितने तटीय राज्य? कितने? सर, तटीय राज्य में गुजरात और त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और हाँ, तटीय में आपका गुजरात हो गया, एक आपका वो पश्चिम बंगाल, और एक और ही था। और अभी भी गलत जवाब है। 2 तटीय राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल, और स्थलीय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। 6 सही जवाब है। क्या नाम है बेटा? विपिन कुमार। विपिन कुमार। तो पहला प्राइज जो हमारी तरफ से जाना चाहिए विपिन कुमार के लिए रहेगा। आप अभी अगर प्राइज लेकर आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पुनः चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में मैं सवाल फिर लेते रहूंगा। एक बड़ा प्रश्न जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं दोनों मीडियम को पढ़ा चुका हूं,
कभी कभी मुझे लगता है कि अंग्रेजी माध्यम का जो बेस है, मतलब जो बेस उनको तैयार किया गया, जो स्कूलों में वो पढ़े, वो ज्यादा बेटर दिया गया, क्योंकि हम हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन हुआ वो थोड़ा सा तो हम वीक सेगमेंट के रूप में लेते हैं। तो क्या इस चैलेंजेस को हम फाइट कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। एक बड़ा सवाल जो है करंट अफेयर को लेकर, इस समय करंट अफेयर का सागर बैठा हुआ है। मतलब हम जब करंट अफेयर पढ़ते थे ना, तो मार्केट में एक या दो किताब होती थी, लेकिन इस समय विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि करंट अफेयर में कौन सा सोर्स अपनाएं। तो आप किस करंट अफेयर के सोर्स को अपनाते हैं, न्यूज वाइज, न्यूज़पेपर वाइज, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट वाइज, और उसके पीछे का कारण क्या आपको लगता है? यस सर, मैं आपका सारे करंट अफेयर जितना आपका है, ये मेरी तारीफ बांध पे करनी है अभी। और मैं राज्यसभा टीवी देखता रहता। मतलब संसद टीवी देखते हैं, और कोई भी? हाँ सर, गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे PIB हो गया और भी BBC न्यूज़ हो गया सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ हमें प्रोवाइड करते हैं इसमें। PIB और BBC, इधर संसद टीवी, और PIB मेरी तरफ से भी, PIB और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर के तौर पर। न्यूज़पेपर के तौर पर द हिंदू वाले लोग जरा एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत कम होते जा रहे हैं। द हिंदू को रखिए, क्योंकि अभी भी सवाल हम कहेंगे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस बहुत डोमिनेट कर रहा है। एक सिंपल सा सवाल है मेरा आप लोगों से कि देखो, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ऊर्जाएं आप लोगों को देख रही है, वो घर वाले होंगे, बाहर वाले होंगे। आपको एक मौका अगर मैं आज दूं कि अगर आप अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी में सबसे अपना स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या बताना चाहेंगे कि सर मेरा अभी तक, मुझे नहीं पता सफल हुआ असफल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है, वो सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, मुखर्जी नगर में रहने वाइज हो सकता है, या फिर यहां पर घर को छोड़कर आना वो बड़ा स्ट्रगल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल है? बार बार सेमी लोग हाथ खड़ा करें, अब तो बोलना शुरू करिए, अब हमें कलेक्टर बनना है तो अपना प्रेजेंटेशन। सबसे बड़ा चैलेंज सर, ये नहीं पता सर, लेकिन चैलेंज अगर है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि वो चैलेंज क्यों लग रहा है हमें। सर, घर वालों का दबाव झेलकर हम तैयारी कर रहे हैं सर, वो सबसे बड़ा दबाव है मेरे लिए। आई थिंक लड़कियों का ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उनके पास 2 टाइम के बाद घर वाले कॉल कर देते होंगे, बेटा रिश्ते भी आ रहे हैं, तो ये ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लड़कों के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि इनको इग्नोर कर लिया जाता है, क्या आप पे घर वालों का दबाव होता है कि नहीं? यस सर। कितना, मतलब कहेंगे कि दबाव कैसा? मतलब मम्मी जब भी कॉल करती है तो यही बोलती है, बेटा कुछ ना कुछ बन के ही आना। ये अगर कुछ ना कुछ बन के जाना बोलना, मैं मनुष्य तो बन ही गया हूं। और कोई अपनी राय रखना चाहे कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? इधर। हाँ सर, धैर्य बनाए रखना और अपनी कमियों को दूर करना, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। बार बार जो गलतियां होती हैं उसको दूर करना और धैर्य बनाए रखना। पेशेंस नहीं रहता, ऐसा कई बार लगता है कि क्या करे, संसार त्याग दे। बनाए रखना सर, बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। और गलत फ्रेंड सर्कल में पढ़ना, गलत फ्रेंड सर्कल में पढ़ना। कोई मित्र है तुम्हारा अभी यहाँ पर? और कोई जिसको लग रहा हो कि सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा जब मैं आया? जैसे मैं एक बताऊं आपको, हाँ, इंग्लिश, मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश किया क्या आपने? इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लिश, यस। और ऐसा कोई चैलेंज जो आपको लग रहा हो कि नहीं सर बताना चाह रहा हूं मैं? हाँ, यूपीएससी के सिलेबस को समझना और यूपीएससी की डिमांड को समझना कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूपीएससी आखिर चाहती क्या है। जब हम सीसेट बढ़िया करके गए तो इतना कठिन पूछ रही है कि घर कह रहे कि घर जाओ तुमसे ना हो पाएगा। जब जीएस पढ़ के जा रहे हो तो सीसेट में फिर सिंपल करके जीएस कठिन कर दे रही है। हाँ सर, यहाँ आने की कठिनाई सबसे बड़ी, सोसाइटी का दबाव। सोसाइटी का जो दबाव। सर, जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है टेक्निकल है, MBA है, तो मेरा जैसे जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे कोचिंग इंग्लिश मीडियम में नहीं थी, तो मुझे इंग्लिश टू हिंदी आना पड़ा, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बढ़िया, ये बड़ा बदलाव है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ने हिंदी मीडियम केवल इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वहां पर क्लासेस नहीं थी। हाँ,
सर मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। मेरा बैकग्राउंड रहा है वो इंग्लिश मीडियम से रहा है, लेकिन मैं अभी हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ तैयारी। तो जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहा हूँ वो लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुए हैं, तो उसमें जो कठिन, हाँ सर। मतलब इनका कहना है कि एनसीईआरटी जो है इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। अब अपना घर वालों को अगर एक मैसेज देना हो, क्योंकि ये वीडियो आएगा यूट्यूब पर, बिल्कुल प्रेम पूर्वक क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोग? हाँ सर मैं अपने मम्मी पापा को ये बोलूंगी, मम्मी मैं यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ से कुछ बन के ही निकलूंगी, आप थोड़ा मुझे टाइम दो और थोड़ा अपने अंदर भी पेशेंस रखो। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां एनर्जी के साथ। हाँ, घर वालों के लिए एक बार बच्चों पे भरोसा करें और उनका मूल्यांकन करते रहे टाइम टू टाइम। बच्चों पर भरोसा करें और उनका मूल्यांकन करते रहे। मतलब घर वाले पूछे कि बेटा बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? हाँ मतलब मैं समझ गया, मैं बस जो कर रहा हूं ऐसा ना घबराए। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहे कि मैं अपने घर वालों को ये संदेश देना चाहता हूं, मैं माध्यम हूं आज। हाँ, ईमानदारी से सपोर्ट करें। ईमानदारी से सपोर्ट करें? अरे घर वाले कैसे सपोर्ट करेंगे? तुम क्या चाहते हो कि माता पिता आकर कहे लाल बताओ आज तुम क्या खाओगे? और हाँ सर विश्वास रखें घर वाले, हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखो विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग किसी से बात करें ना करें, घर वालों से जरूर करते हैं। और जब उनका विश्वास कमजोर होता है तो आपको इतना बड़ा झटका लगता है, ऐसा लगता है कि फिर मैं यहां आया ही क्यों हूं। क्योंकि रियलिटी में देखो, मेरा एक बार अविश्वास हो जाए, किसी मित्र का विश्वास हो जाए, आप झेल लेते हो, लेकिन घर वाले जब आपके ऊपर उम्मीद करके छोड़ देते हैं ना, तो एक तनाव क्रिएट हो जाता है और उस कारण से 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मैं एक कॉमन मैसेज घर वालों को दे देता हूं कि जो विद्यार्थी मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूं कि जिन न्यूनतम रिसोर्स में वो जीवन यापन कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा कई बार उनको कहता है कि क्या लगा रखा है, इससे बढ़िया तो खेत खलियान थे, पर फिर भी वो यहां रह रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं केवल रिक्वेस्ट करूंगा घर वालों से कि उन्हें आप खुलकर ये बता दीजिए कि देखो बेटा इतना टाइम है, मैं आपको इतने टाइम में कोई रोकूंगा नहीं या रोकूंगी नहीं, लेकिन आप अपना 100% दीजिए, ताकि घर वालों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ हमारा जो लाल है वो लाली जो है वो कुछ ना कुछ बेटर करेगी। तो दूसरे सवाल पर आते हैं प्राइजेस के रूप में। हाँ, पहला प्राइज था हमारे किस लाल का था? आ जाओ बेटा, क्या नाम था? विपिन कुमार को पहला प्राइज था। ये प्राइज पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि कोई ऐसा ना कहे मास्टर केवल हवाबाजी के लिए आया था। दूसरा सवाल है मेरा, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का मिक्स है। भारत के किस आजादी से पहले के अधिनियम में महिलाओं के लिए संसद में, विधानसभाओं में, विधायिका में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था? इधर इधर पहला बॉयज। 1919 से नहीं सर 1935। बहुत बढ़िया, 1935 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। इस बार तैयार रखिएगा क्योंकि इस बार रिजर्वेशन की बात 1/3 वाली जो हुई है उससे जुड़ेगा ये। क्या नाम है लाली? अंजना प्रजापति। तो दूसरा इनाम हमारा जाता है अंजना प्रजापति जी को। बहुत बहुत बधाई बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बीच में एक और दो चर्चाएं, फिर मैं 1-2 सवाल और दूं। क्या एक सवाल और करवा दे? एक सवाल और देख लेते हैं, कंसेप्चुअल सवाल देख लेते हैं कि क्या हम करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारी सरकार रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा प्रमोट कर रही है। रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के 2 सबसे बड़े कारण क्या हैं? हाथ खड़ा करके। रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के नहीं, जिनका प्राइस हो चुका है वो नहीं। हाँ, प्रदूषण सबसे बड़ा कारक है। प्रदूषण हो गया, और क्या कहते हैं जो कोयले एक एक कारक थोड़ा सा कहो। एक प्रदूषण है सबसे बड़ा कारण, और सर एक इसमें जो ऑयल बाहर से आता है उसमें इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारा जो मुद्रा भंडार है वो ज्यादा जाता है। एक और पेन हमारे पास लाया जाए। निशिदी, क्या नाम है? चमन सिंह। चमन सिंह। चमन सिंह, अगला इनाम चमन सिंह का है। बहुत 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 बधाई बेटा।
देखो, दो बड़े कारण हैं। प्रदूषण की जगह हम कहें तो CO2 एमिशन को कम करने का जिम्मेदारी, हमने वादा किया है कि 2070 तक हमारा CO2 एमिशन 0 हो जाएगा। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री ने 2050, चाइना ने 2060 और भारत ने 2070 का वादा किया। दूसरा, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर आ जाएंगे तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसके कारण जो भी हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है उसको भी हम कम कर पाएंगे। एक छोटा सा डिस्कशन मैं चाहूंगा कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको क्या लगता है कि अगर आप एक बदलाव की उम्मीद करें कि यह बदलाव किया जाए सजेशन के रूप में कि सर प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में यह परिवर्तन हो जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। एक बदलाव। सर जैसे इस परीक्षा में हर लेवल के बच्चे आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के और ह्यूमैनिटीज़ के, तो हाँ सर इसमें सीसेट में थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए ताकि एक लेवल मेंटेन हो सके और बच्चे सब अच्छे से। सीसेट का लेवल डाउन करना है या सीसेट हटाने का प्लानिंग है? लेवल डाउन हटाना, कुछ लोग हटाना या लेवल डाउन की बात कर रहे हैं। हाँ, और कोई बदलाव आपको? एक सीसेट तो हुआ। हाँ सर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की। जो हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन ना होकर बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा जाए, ठीक है? और भी हाँ, यहाँ दूसरा ये है कि जो भी एग्जाम हो जाता है उसके बाद में आंसर की रिलीज कर देना चाहिए। ये मैं बहुत बड़ा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि एक साल के बाद आंसर की आती है, वो बेचारा भूल भी गया है कि उसने दूसरे सवाल का जवाब बी लगाया था कि सी, तो आंसर की अगर टाइम पर आ जाए तो बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी एक संरचनात्मक परिवर्तन की सर, देखो मुझे जो लगता है, देखो मैं जो महसूस कर पाता हूं, जब हम लेते थे तो हमारे समय 2 पेपर होते थे, तो एक बड़ा पॉइंट क्या होता था, सुबह का पेपर बिगड़ गया तो चलो शाम का बढ़िया कर लेंगे, कोई जिंदा रहने की उम्मीद तो रहती थी। लेकिन अब क्या हो जाता है, एक पेपर गया कि उम्मीदें पूरी की पूरी गई। मुझे जो लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन जो आना चाहिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स की परीक्षा में एक पेपर ना होकर 2 पेपर हो। भले आप 2 पेपर दोनों जीएस के रख दीजिए, उसी में मिक्स करके सीसेट भी डलवा दीजिए, लेकिन अगर 2 पेपर रहेंगे तो एक विद्यार्थी जो हार्ड वर्कर होता है ना, अब उस 2 घंटे में कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी किस्मत साथ दे देती है, तो ज्यादा इफेक्टिव रह पाता है। जो बड़ा बदलाव मुझे लगता है। और कोई अपना इनपुट देना चाहे कि सर ये अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा? जो सीसेट और जीएस का जो सिलेबस दिया गया है, ये क्लियर ही नहीं होता है कि आप सीसेट में मैथ बना के जाए, जो चैप्टर बना के जाए वो नहीं आएगा। फिर उसे तो जो सिलेबस है, या तो उन सारे सिलेबस को क्या कि इन्हीं से आएगा और बाकी फिक्स कर दिया जाए, नहीं तो उसे हटा दिया जाए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा मैथ पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, और वहाँ जा करके पता चला कि दुनिया बदल चुकी है, नंबर सिस्टम के सवाल आए हैं और सब जगह पर रिमाइंडर थ्योरम ही पूछा जा रहा है। हाँ हाँ, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू का प्रोसेस 6 महीने के अंदर हो। ये भी अच्छी रिकमेंडेशन है कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू का प्रोसेस 6 महीने में। लेकिन मैं कहूंगा प्रोसेस में जो बड़ा टाइम लगता है वो मेंस के बाद रिजल्ट में ही लगता है, क्योंकि 100 दिन के अंदर तो मेंस हो जाता है, बट उसकी कॉपियां चेक करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा तो रहेगा। हाँ, 1 साल की जगह 9 महीने पहले प्रयास किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक दूसरी चीज जो खास करके आप लोग महसूस करते हैं, घर की क्या चीज आप मिस करते हैं? सभी का एक स्वर में निकला है। मैं कल ही होटल खोल दूंगा यहां पर। खाना मतलब सबसे बड़ा आप जो मिस कर पा रहे हैं वो भोजन है, क्योंकि यहां भोजन उतना बेटर आप नहीं करें। पीछे वाले मेरे आसपास आ जाएंगे, वो कहेंगे हमारी दुकानें बंद कराना है मास्टर। घर वाली जो चीज है वो मिस कर रहे हैं खाना। और कोई चीज जो मिस कर रहे हैं? घर में पढ़ने की जो सुविधाएं मिलती है वो यहाँ सुविधाएं नहीं, मतलब जैसे घर में यहाँ पे छोटे छोटे रूम होते हैं, मतलब पढ़ने सही से पढ़ने नहीं जाते हैं यहाँ पे। घर में क्या होता है, टेबल मेज सब कुछ, मतलब फैसिलिटी सारी होती है, जो फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल पाती। यहाँ सस्ते में दे देते वो पुराने वाले टेबल कुर्सियां, हम वही लेकर गए थे। हाँ, इतना कमरा छोटा ना हो कि टेबल भी ना रख सके। सर मम्मी के हाथ की बनाई हुई रोटियां। क्या बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर गाँव का लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा भी याद आ रहा है। और हाँ, गांव के हरा भरा वहाँ खुला में रहना, और वहाँ और यहाँ दबाव में रहते हैं एकदम। ऐसा लगता है मुखर्जी नगर घूम के आगे तो ऐसा लगता है कि सब दुखी चेहरे है, कोई खुशी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बुद्ध यहीं पर प्रकट हुए थे कि संसार में दुख ही दुख है। हाँ हाँ,
ये सब मजे लेने वाले, गांव में काम करना पड़ा है जब भी तो यहाँ गया नहीं। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब था। नहीं, लेकिन मैं कहूंगा काम फिर भी हो, थकावट नहीं होती थी। यहाँ थोड़ा सा भी आप काम कर लेते तो थकावट होती है, लेकिन बिल्कुल वो पॉइंट सही बताया है। अब मैं आपके ऊपर थोड़ा आरोप लगाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि सर आते तो ईमानदारी से बातें करके हैं, लेकिन यहां भटक जाते हैं? आपको क्या लगता है उसके पीछे का कारण? सर यहाँ के एक तो वो प्रदूषण वगैरह है, जिसकी वजह से पढ़ने में मन नहीं लगता। आ भी जाते हैं तो एक दिन पढ़ लेते हैं, फिर घर जाके रूम पे सोते हैं तो दिमाग में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। हाँ सर, जो बच्चा गांव से पहली बार दिल्ली आता है वो दिल्ली की चकाचौंध में इतना खो जाता है कि अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ये चकाचौंध कौन सी है जो चारों तरफ चमक रही है? हाँ, और कोई रखना चाहे अपनी बात? सर मेंटल सपोर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है तैयारी में, क्योंकि यहाँ पे होता है कि दोस्त भी वैसे नहीं बन सकते हैं कि जो पढ़ाई में इक्वली आपके साथ जोड़ी करके बैठा हुआ है। अरे सर कोई ऐसे नहीं है ना कि पढ़ाई के टाइम में जैसे है कि सब लोग अपने में ही वो थोड़ा परेशान, अपने पर्सनल रहते हैं। सर यहाँ पे लोग जानते हो क्यों भटक जाते हैं? सर यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में लोग ज्यादा भटक जाते हैं। नहीं देखो, अब मैं आपको एक सच बता रहा हूं। देखो, नहीं मुद्दा कोई गलत नहीं है, उम्र भी है, पढ़ाव भी है, अकेलापन भी है, वो सारा माहौल भी बन जाता है। लेकिन यही तो स्ट्रगल है कि आप इसमें से कैसे बचेंगे। ये लड़ना जरूरी है, लड़का हो या लड़की हो, कई बार ये मजबूरियां बन जाती हैं। लेकिन एक बड़ा रीजन जो मुझे लगता है यहां जो भटकाव का है, कई बार घर वालों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस समय मिलना चाहिए था, वहां पर वो नहीं मिल पाता। तब घर वालों की जगह हम ढूंढने लगते हैं यहीं पर कोई अपना घर वाला, और यहीं से भी समस्याओं का जन्म होता है। एक दूसरा आरोप मैं आप पर पुनः लगाऊंगा। आपको क्या लगता है कि इस पूरे 4-5 सालों में जो हिंदी माध्यम में परिणाम कम आ रहे हैं, आप खुलकर बताइएगा। किसी चीज का नाम नहीं लेंगे अपन, संस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, इन तीन में से कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और कारण सहित। हाँ, स्टूडेंट है सर। जी सर, क्योंकि सर खुद पे मेहनत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम जो समय देना होता है वो क्लासेज में आधी बीत जाती है और आधे खाने बनाने में रह जाते हैं, उसको रिवीजन न कर पाना। ये रिवीजन की कमी, जो डेडिकेशन की कमी है, वो एक बार कमी हम कहेंगे। हाँ, एक और लाल। सर संस्था का ही है। जब एडमिशन करवाते हैं तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब एडमिशन हो जाता है, क्लासेस लगती है, तब पता नहीं चलता क्लासेस का। दुनिया बदल जाती है। दुनिया बदल जाती है। और हाँ सर, एक्चुअली पहले जब एडमिशन लेने जाओगे तो आप बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। एक बार जब आप उस दलदल में फंस जाओगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ आ गए हो, मैं उस लायक था कि नहीं था। इसीलिए शिक्षकों का ये दायित्व होता है कि वो बच्चे को पहले ही बता दे आप यूपीएससी के लायक नहीं हो, दूसरी तैयारी कर लो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, अब इमेजिन करो, अब सच्चे बताना, याद ध्यान है। मान लो मैं पहली क्लास में गया और मैंने कहा मिस्टर गेट आउट, तुमसे ना हो पाएगा। हो सकता है वो 4-5 लोगों को लेकर आ जाए मोहल्ले में और कहे कि मास्टर अब बताओ तुमसे क्या हो पाएगा यहाँ पर। तो देखो, कुछ जगह पर शिक्षक की लिमिटेशन है, कारण है। देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी होती है कि हो सकता है उस समय शिक्षक ने जो जांचा, जैसे मैं कई बार क्लास में डांट देता हूं, मैं कहता हूं तुमसे नहीं हो पाएगा, वो मैं इसलिए कहता हूं कि झकझोर जाए और शायद वो कहे कि बदलाव हो जाए। पर हो सकता है उसके अंदर वो ऊर्जा थी जो मैंने देखी नहीं थी। अब जैसे मैं अपना उदाहरण दूं कि मेरा शिक्षक मुझे बायोलॉजी में बोल चुका था कि बेटा पास हो जाना, आज मैं बायोलॉजी पूरे भारत में पढ़ा रहा हूं। तो एनर्जी कहां आती है, कहां यूज करनी है, वो कह नहीं सकते। हाँ, फिर भी अपने विचार और कोई रखना चाहे, लालियों में, लाल में। और सर, इंस्टीट्यूट वाले ये तो बताते हैं कितने का सिलेक्शन हुआ, पर ये नहीं बताते कि हमने एडमिशन कितना के लिया था, वो बाकी वो सब कहाँ गए उनका। मतलब चयन के साथ ये भी बताए कि हमारे पास इतने बच्चे आए थे और इतने बच्चे हमने चयनित किए हैं, केवल चयनित फोटोग्राफ ना दिखाए जाए। और पीछे वाले लोग अपना पार्टिसिपेट करिए। हाँ सर, स्टूडेंट अपने ऊपर बिलीव नहीं करते कि हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, बस इसी बात में रहते हैं। एक है विद्यार्थियों का लो कॉन्फिडेंस, जिनका अपने ऊपर एक प्रकार से कई बार भरोसा नहीं हो पाता है कि हम कर पाएंगे या नहीं। अभी तक शिक्षक सामने नहीं आया है, लेकिन शिक्षक का भी है। शिक्षक का विषय से भटकाओ, जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाते, राजनीति की बातें कुछ भी। मैं समझ गया कहां इशारा कर रही है लाली। तो एक ओवरऑल कहूं मैं,
मुझे लगता है कि यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में एक व्यक्ति से बलबूते कुछ नहीं होगा। एक विद्यार्थी को अगर एक सही सपोर्ट मिल जाए शिक्षक का, एक बेहतर इंस्टीट्यूट का, मतलब केवल ऐसा जो समय पर चीजें कवर करा दे, जितना सिलेबस में है वो पूरा कवर करा दे, यदि ये तीनों तिकड़ी मिल जाए तो हम जिसको कहते हैं परिवर्तन लाना, वो संभव हो पाएगा। समय है एक सवाल का, तैयार है आप लोग? अब एक सवाल के लिए थोड़ा सा बड़ा प्राइज बताइएगा। एक बड़ा टिपिकल सवाल चाह रहा हूं मैं इस समय। अरे और कुछ महंगा नहीं लिया है? ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्राओं की कमी है, समझ सकते हैं हम। इस समय कई दुनिया के देशों में मंदी आ रही है। आइए सवाल पर आते हैं। फैक्चुअल सवाल है अभी, क्योंकि मेरे पास पेन है, तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सवाल पूछूंगा मैं। प्राचीन काल में थेरी नाम से एक शब्द आता था, थेरी, ठीक है? वो क्या है थेरी? बौद्ध भिक्षु जो महिलाएं थी उनको थेरी बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, एक बार पुनः तालियां हो जाए। क्या नाम है लाल तुम्हारा? सर अंकित। अंकित को हमारी तरफ से पुनः एक पुरस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक सवाल और ले लेते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, एक करंट अफेयर का सवाल ले रहे हैं, ठीक है? इस समय भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 भेजा है, ठीक है? उस भारतीय का नाम बताओ जिसने सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वो भारतीय मूल का भी क्यों ना हो, वो भारतीय भी हो सकता है या भारतीय मूल का भी हो सकता है। सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय? राकेश शर्मा। पीछे सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, जी हां, ये भारतीय मूल की महिला हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया है। एक पेन हम चाहेंगे। क्या नाम है लाल? शुभम। शुभम को हमारी तरफ से एक और पेन का इनाम। धन्यवाद धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत बधाई। अब आज लक्ष्मीकांत की किताब भी है एक, मैं उस सवाल पर भी आऊंगा और उस सवाल का विस्तार से जवाब। मैं मैथमेटिक्स सोच रहा हूं कि मैथमेटिकल पूछ लिया जाए, पर फिर कुछ बच्चे कहेंगे मास्टर ने करी थी बदमाशी यहां पर। कुछ नहीं, मैं 5 सवाल कंटिन्यू पूछूंगा, जिसके 5 में से 4 सवाल सही आ जाएंगे, हम डिक्लेयर कर देंगे कि वह लक्ष्मीकांत की किताब का हकदार है, ठीक है? तो थोड़ा सा आखिरी मोमेंट रहेगा, जब ये 5 खत्म हो जाएंगे आज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एक और छोटा सा डिस्कशन मैं आप लोगों की तरफ से चाहूंगा कि इस वर्तमान में YouTube, गूगल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, आप इन चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि देखो, हम जब पढ़ते थे ना तो एक अच्छा सुकून था, घर पे गए कि कुछ है नहीं यूट्यूब के अलावा, या फिर कुछ भी नहीं होता था। आज यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया है? मतलब आप क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? अब बार बार एक नया, हाँ लाली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, तो सर बेसिकली मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, और रही बात है यूट्यूब की, तो उसमें भी शॉर्ट्स में मैं ज़्यादातर आपके वीडियोस देखती हूँ, तो उससे नॉलेज हो जाता है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल के बारे में सोचती हूँ कि मेरे को कैसे करके अपना प्रीलिम्स क्लियर करना है। मतलब हम कहेंगे कि यूट्यूब को हम यूज कर रहे हैं लेकिन अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और कोई जो बताना चाहे कि इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? सोशल मीडिया से पहले डिस्टेंस बना रखना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें यूट्यूब से ज़्यादा डिस्टेंस बना रहा है, और तीसरी बात वेबसाइट। नहीं सर आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं सर। सबसे ज़्यादा ये है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, और व्हाट्सएप सोशल मीडिया से डिस्टेंस रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हमें वेबसाइट पे यूज़ करना चाहिए, और जो भी हम सुबह पढ़ते हैं उसे शाम पे वेबसाइट पे हमें जाकर एनालिसिस करना चाहिए। सबसे बेस्ट आइडिया ये। देखो मैं, हाँ एक और सर, मैं फेसबुक भी यूज़ नहीं करता हूँ, ना इंस्टा यूज़ करता हूँ, और ना यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देखता हूँ। 2015 में ही मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर रखा है, सब बंद कर रखा है, मैं कोई भी शॉर्ट नहीं देखता हूँ। मतलब बिल्कुल यूज नहीं कर रहे सोशल साइट। इनका कोई चलाना बुरी बात नहीं है, पर लेकिन अपने को ध्यान में रखते हुए जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं मुखर्जी नगर में, उसको ध्यान में रख के करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, बेनिफिशियल है हमारे लिए। और इधर सर मैं सुबह उठता हूँ और
5 बजे से 5:30 बजे मैं रिवीजन करने बैठ जाता हूँ किताब से, और फिर जब 9 से 12 के बीच में मैं यूट्यूब से मैं क्लासेस लेता हूँ। हाँ, और फिर मतलब हम कहेंगे कि कोई ऐसा मुझे जवाब चाहिए था। हाँ सर, सबसे पहले ये कि रिवीजन करना चाहिए हमें। और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रक्शन जो दुनिया में इस समय चल रहा है उससे कैसे? सर, अपने मन को पहले समझाना चाहिए कि हमें उस चीज को नहीं करना चाहिए। मन को समझाना है पहले। और सर सारी चीज़ें अच्छी हैं, गूगल पे आप बहुत सी मतलब सर्च करके कर सकते हैं, यूट्यूब का भी है, मेरे पास इंस्टा भी है, उस पर भी हमने BBC न्यूज़ वगैरह सब कुछ कर रखा। कोई भी अब यहाँ पे बंधन लगा के तो नहीं पढ़ सकते ना, टाइप करके कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, यूज आपको अपने दिमाग से करनी है कि कौन सी चीज़ होगा। सर, जो हम चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसी का वीडियो आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फालतू का। यस सर, मन को भी तो वो करना रहता है, खाना खाने के टाइम पे इंस्टा भी चलाते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, तो मन भी। यस सर। सर हम बहुत कम चैनल सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन हम यूट्यूब पे तभी जाते हैं जब हमको पहले पता होता है क्या सर्च करना है। सर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हम उसको इतना ही लिमिट में यूज करें कि जिससे हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे और हमारा थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश रहे। और कोई अपनी बात? सर प्राइमरी वर्क को पूरा करके उसके बाद जो भी काम कर रहा है वो कीजिए। ठीक है, ठीक है। और सर, स्मार्टफोन की जगह सेल फोन का यूज ज्यादा किया जाए, मतलब कीबोर्ड कीपैड वाले। हाँ सर, मैं जब पढ़ाई वगैरह करता हूँ तो मैं ये सोच लेता हूँ कि अगले संडे पूरे दिन भर मस्ती करेंगे, अभी पढ़ते चलो। एक दिन अपना छुट्टी का रख दिया, एक दिन दो, अगले संडे। सर सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने टारगेट को लेके डेडिकेटेड है तो वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन होगा और ये सब चीज़ें उसको अटैक नहीं करेंगी। देखो ये बात बिल्कुल सही है। मैं जो इसमें इनपुट देना चाहूंगा कि जब हम सोशल साइट से बचने की कोशिश करते हैं आज के दौर में, तो ये बहुत ज्यादा आपको और आकर्षित करता है। एक समय के बाद आपके अंदर एक कुंठाए जन्म ले सकते हैं। ऐसा कह सकता है मैंने क्या दिन में खराब किया है, मैंने कौन सी चीजें बुरी की है कि सब मेरे साथ ही हो रहा है। तो इसको मैनेज करना सीखिए। रेस्ट्रिक्शन की जगह पर आप फिल्टर लगाइए कि भाई यदि मैं इसको देखना चाहता हूं तो फिक्स करिए, एक दिन में आधा घंटा 1 घंटा। और सबसे मेरे लिए बेस्ट टाइम होता था खाना खाते समय। इंजॉय करिए, गाना सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग रिलैक्स भी होना चाहिए, क्योंकि आप रियल में स्ट्रेस में होते हैं। मैं आपको बताऊं कि क्लास के अंदर भी तनाव होता है, ऐसा नहीं कि क्लास में फ्री बैठे हैं। सर, खाना खाते टाइम कपिल शर्मा देख लो, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ये भी बिल्कुल, मतलब जितना एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा कपिल शर्मा हो गए या फिर आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी वाले जो लोग आते हैं, सच में देखा करिए, आपको दिन भर बर्डन जो दिमाग पे आता है वो थोड़ा सा हल्का होगा। और ये कोई बुरी चीज नहीं। जैसे कुछ लोग ये सोचते कि मैं पाप कर रहा हूं, इसे पाप की श्रेणी में अभी शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आप खाना खाते समय थोड़ा बहुत जब आपको लगे कि रिलैक्स होना चाहिए तो जरूर रिलैक्स हुआ करिए। एक और छोटा सा जो मुद्दा है, खास करके यहां पर मुखर्जी नगर में जब आप आए थे, उस समय और अभी जो समय बीत चुका है, मैंने जो महसूस किया था कि समय ऐसा लगता है कि दौड़ नहीं रहा है, गायब हो रहा है। भागे तो समझ में आ जाए, ऐसा लगता है कि अभी तो कल आया था और आज 6 महीने हो गए। क्या आपकी इसमें राय है कि मुखर्जी नगर में आपका समय कितना तेजी से गुजरता है? क्या आप ये महसूस कर पाते कि कभी शाम भी होती है? हाँ, मॉर्निंग में 9 से स्टार्ट होता है, इवनिंग में 5 बजे। बट मैं सर ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ सुबह के 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्लास में ही सुबह उठो, घर से क्लास और क्लास से फिर घर, पूरा दिन इसी में गुजर रहा है। 6:30 स्टार्ट हो गया, 6:30 बजे। सर सुबह से शाम हो जाती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। देखो अगर बात ऐसी है तो सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। एक और सवाल का दौर आ चुका है, उसके बाद फिर हम सीधा आ जाएंगे सबसे बड़े सवालों के इसमें। एक मैं चाहूंगा करंट अफेयर का भी सवाल हो चुका है। अब कोई विषय मैथमेटिकल ले ले, एक मैथ्स या रीजनिंग वाला, ताकि वे लोग नाराज ना हो जाए। एक कॉन्फ्रेंस में 12 लोग हैं, 12 लोग।
आधे लोग गले मिल रहे हैं और आधे लोग हाथ मिला रहे हैं। यहां कुल हाथ मिलाना और गले मिलने की संख्या कितनी है? जिनके प्राइज हो चुके उनको छोड़कर एक कॉन्फ्रेंस में 12 लोग हैं, आधे लोग गले मिल रहे हैं, आधे लोग हाथ मिला रहे हैं। यहां कुल गले और हाथ मिलाने की संख्या कितनी है? हाथ हाथ सर 3-3 नहीं, इतना जीवन सरल नहीं है। सर 18 नहीं सर 12 नहीं, हाथ मिलाने की 12 नहीं। यार आप लोगों ने 66 पर प्राइज हो चुका है तुम्हारा, आई थिंक कि नहीं? 66 बिल्कुल सही आंसर है। देखो, केवल कंफ्यूज इसलिए करवाया मैंने, कुछ लोगों को याद होगा कि हाथ मिलाना इतना आ जाता है, वो बात एक ही है। गले मिलना हो या हाथ मिलाना हो, वो केवल तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था। सीधा हाथ मिलाने वाला कंसेप्ट था, और हाथ मिलाने वाले कंसेप्ट में हमेशा ही जितने लोग होते हैं उससे एक कम का मल्टीप्लाई करके आधा करना पड़ता है। तो 12 गुना 11/2, 6 गुना 11 मतलब 66। क्या नाम है लाल? विकास। विकास को हमारी तरफ से एक और पेन। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। फिर हम अगर बातचीत करें, एक और सवाल देख लेते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल कठिन सवाल हो गया, मुझे लग रहा था कि छोटा करना है। थोड़ा सा मैं बात बता दूं कि सीसेट जिनका कमजोर है, कल मैं बैच शुरू कर रहा हूं। आप लोग पुनः आ जाइए 9 से 11 में, क्योंकि सीसेट इस बार कमजोर नहीं रहना चाहिए। जो पिछली बार हुआ, मुझे पता है पिछली बार कई लोगों ने मेरा वीडियो दिखाकर घर वालों को मनाया है कि देखो ये मास्टर खुद कह रहा है सीसेट कठिन आया था। बहुत कठिन पेपर था इस बार का। एक और सवाल देते हैं, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, साइंस वाले से लेते हैं। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन, इनाम आ गया बेटा तुम्हारा नए लोगों में। हाँ, हाइड्रोजन संलयन पे और संलयन पे, हाँ, और वो विखंडन पे परमाणु, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन क्या नाम है? आशीष कसोदन सर। आशीष कसोदन। आशीष को हमारी तरफ से एक और पेन का इनाम है भाई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आइए, एक आखिरी चर्चा, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपकी पढ़ाई का टाइम बहुत कीमती है। एक छोटी सी आखिरी चर्चा कर रहे थे। चाय पिलाई कि नहीं पहले आप लोगों ने? अभी चाय पीना बाकी है। मतलब कहानी का नाम है चाय पे चर्चा। कुछ लोगों के हाथ में चाय दिख जाती तो और मजा आ जाता। चाय तैयार करवाइए तेजी से, शुरू करा दीजिए चाय। अब जितने लोगों को चाय चाहिए, आते हैं चाय वाली चीज पर ही। भारत में किस चाय को सबसे पहला ठीक है, सवाल बदल देते हैं। हाँ, मैं एक सिंपल सी सवाल पूछ लेता हूं। चाय वाली चीज की जगह पर कॉफी वाली सवाल पूछ लेते हैं। ग्रीष्म काल में एक बारिश होती है कर्नाटक के रीजन में, ठीक है, जिसका एक विशिष्ट नाम तो है ही, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे इस बार पुरवा का सवाल नहीं आया था, मानसून में पुरवा कहते हैं। तो वो जो बारिश होती है, उस बारिश का नाम और उसके पीछे का क्या रीजन है? हाथ खड़ा करके। नहीं, अब हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है, नहीं, मैंगो शावर नहीं, कर्नाटक के केरल वाले रीजन में आ गए हम। नहीं, कहेंगे कि केरल वाला जो रीजन है, आम्रवर्षा। आम्रवर्षा वही है, वो तो मेन है। कौन सी शावर? कॉफी शावर। कॉफी शावर अंग्रेजी में नहीं पता। चेरी ब्लॉसम। क्यों कहते चेरी ब्लॉसम? कॉफी पर फूल लगाता है। नहीं, फूल पर नहीं लगेगा, फूल खिल जाता है। एक्चुअली जो चेरी ब्लॉसम, जो चेरी होती है ना कॉफी की, वो इस पानी की बूंद के कारण खिल जाती है, तो इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम।
ये इनाम मेरी तरफ जाएगा, ये पेन मैं अपने पास ही रखूंगा। एक और कर लेते हैं, मानसून वाला एक आखिरी सवाल के रूप में। कई बार अल्नीनो के आने के बावजूद भी भारत में बारिश बढ़िया होती है, उसके पीछे का कारण क्या है? पॉजिटिव आईओडी डाइपोल। पॉजिटिव आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल। सौरभ को हमारी तरफ से एक और पेन है। बहुत बहुत बधाई बेटा, खुश रहो खुश रहो। आते हैं अब अपने मेन टॉपिक या सवालों पर। ठीक है, 5 सवाल कंटिन्यू, जो भी विद्यार्थी जवाब दे देगा वो, मतलब 4 भी दे दिए कंटिन्यू तो जीत जाएगा। किसी के नहीं आए तो किताब मेरी हो जाएगी। 5 सवाल पॉलिटी के पूछ लेते क्योंकि किताब भी पॉलिटी की है। तैयार है सभी लोग? आइए, पहला सवाल, राज्यपाल किस आर्टिकल के आधार पर अध्यादेश जारी करता है? हाथ खड़ा करके करिएगा, मतलब इसमें 213 ये खत्म हो जाएगा यही पर। थोड़ा लेवल अप करते हैं, मतलब मैं समझ गया हूं। मिक्स कर दूंगा फिर मैं, पॉलिटी ज्योग्राफी 5 कर लेंगे अपन। मैं समझता हूं पॉलिटी है सबसे ज्यादा असर, यही तो बड़ा है। ठीक है, कई बार हमारे देश में जो लोकसभा राज्यसभा में कहा जाता है कथन, जैसे कि हमारे जजों को अगर हटाना है हमें, तो उसमें लिखा होता है कि सदन का बहुमत तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये सुना होगा आपने, इसको कई बार विशेष बहुमत कहते हैं। इसका पूरा अर्थ कोई समझा सके कि भाई कौन सा बहुमत और कौन सा विशेष बहुमत। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अगर सर टोटल 500 सीट है तो उसका इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, मतलब 251 प्लस जितने लोग आए हैं उसका 2/3 चाहिए। बहुत बढ़िया। पहला क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। देखो, ये जो शब्द लिखा जाता है इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे 500 सीट है तो 251 चाहिए, ये कंफर्म है। लेकिन अगर मान लो कि 500 में से 300 लोग आए हैं तो आए हुए में से 2/3 तो होने ही चाहिए। जब दोनों कंडीशन पूरी होगी तभी वो पारित होगा। ठीक है, दूसरा सवाल ले लेते हैं पॉलिटी में से। अभी फिलहाल में कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे केंद्र में डायरकी शुरू हुई और राज्यों में डायरकी खत्म हुई? पहला सवाल उनसे ही, पहला फिर दूसरा किसी से। 1935 हाँ, इधर 1935 के अधिनियम से डायरकी केंद्र में खत्म हुई थी या केंद्र में शुरू हुई थी और राज्यों में डायरकी खत्म कर दी गई। तीसरा सवाल हम चाहेंगे कि सब्जेक्ट बदल देते हैं क्योंकि बहुत मजबूत है आपका। मुझे वीक पॉइंट इकोनॉमिक्स पर आते हैं, बहुत टाइम हो गया इकोनॉमिक्स पूछा ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में जैसे बैंकिंग जो होता है ना, बैंकिंग, उससे मैं आ रहा हूं। कई बार आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति को जारी करती है तो मौद्रिक नीति में वो 2 प्रकार की पॉलिसी अपनाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वाली कोई 2 पॉलिसियों के नाम बताइए। हाँ, एक तो सर वो जाके बताता है बैंक, मतलब कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं मीटिंग करते हैं और वे बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, और वो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। क्वालिटेटिव यही है। क्वालिटेटिव में हम कहेंगे कि एक तो प्रतिबंध लगाना जैसे कि उन्होंने कहा, और दूसरा कई प्रकार की कंडीशन लगा देना। जैसे पहले डाउन पेमेंट 0% था तो अब 15% डाउन पेमेंट कर देंगे। 2 प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। 3 में से 2 सवालों के जवाब आ चुके हैं लाल के, इधर 1 सवाल आया है। ठीक है, विषय फिर बदल देते हैं। बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आ जाइए, फिर क्लाइमेटोलॉजी से सवाल ले लेते हैं।
जितने भी चक्रवातों के नाम हमने सुने हैं वो सभी के सभी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ेंगे, क्यों? ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि सर जो आपका ओशियन टेम्परेचर है वो बढ़ता है, इस कारण से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ता जाता है। ये लाल आगे बढ़ता ही जा रहा है। और कोई है जो बताना चाहेगा? ओशियन, देखो जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी पानी का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वाटर वेपर रिलीज होगी, जितनी वाटर वेपर उतना साइक्लोन मजबूत होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ेंगे। पांचवा सवाल है लाल तुम्हारे लिए। पांचवा चल रहा है कि चौथा? चौथा चल रहा है। एक गलत है, 3 सही हो चुके हैं। बस एक सवाल, मतलब चार सवाल सही करने, अभी 3 सही है। लक्ष्मीकांत से नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं समझ गया हूं वहां सिचुएशन खराब हो जाती है। इन्वायरमेंट वाला बहुत बढ़िया है, इन्वायरमेंट वाला सवाल ले लेते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का। जो कॉप होते हैं पर्यावरण वाले, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस सम्मेलन में मूलभूत डिफरेंस क्या है? पहले लाल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस सम्मेलन में। सर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था, आपका जो पेरिस है 2015 में हुआ था। और थोड़ा सा मैं इसमें बता सकता हूँ कि पेरिस में क्योटो में हम लोग एक टारगेट लिए थे कि जो हम लोग का एमिशन टारगेट कुछ लिए थे, और पेरिस में जो है हमको उसको रिव्यू किए थे, शायद इस तरह कुछ हुआ होगा। हाँ क्योटो वाले में जो था ना वो बाइंडिंग था, बट पेरिस में बोले कि आप खुद तय करो कि आप कितना करना चाहते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अभी एक आखिरी सवाल है और मुझे लग रहा है कि किताब मेरे नाम ही आने वाली है, इकोनॉमिक्स। एंशिएंट हिस्ट्री वाला, हाँ एंशिएंट हिस्ट्री वाला एक बढ़िया सवाल लेते हैं। अभी आ गया एंशिएंट हिस्ट्री का एक बढ़िया सवाल मेरे दिमाग में। इस समय G20 आयोजित हुआ था, उसमें एक नारा दिया गया था, याद है? वसुदेव कुटुंबकम। ये गलत है। महाउपनिषद से लिया गया नारा था वो। मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो किस उपनिषद का था। मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 1940 के बाद बहुत कंफ्यूजन होता है। हमारे देश का जो आजादी हुई थी, तो वह आजादी के लिए कई सारे प्लान आए थे, ठीक है। फाइनली जो भारत की आजादी हुई और संविधान सभा बनी, वो किसके कारण? लाल बोलोगे? मैं जब तक पूछूं ना तब तक ना बताओ। कैबिनेट मिशन के कारण, ठीक है। महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में जो समझौता हुआ था वो कौन सा था और कौन से वर्ष में था? अब महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच का समझौता नहीं, गांधी जी और जिन्ना के बीच का सम्मेलन जहां समझौते की बात आती है। सर 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में। नहीं, आजादी के बाद क्या करेंगे अपन? आजादी से पहले ही। मैं नाम बता देता हूं, जिसके कारण जिन्ना का ओहदा गांधी जी के बराबर मान लिया गया था। बहुत सारे ड्रॉबैक क्रिएट हो गए थे। शिमला में जो समझौता हुआ था, बहुत ही ज्यादा उस पर बहस हुई थी। 1943 आइए वापिस आते हैं। हिस्ट्री समझ गए कि बहुत तकलीफदायक दे रही है। आते हैं एक सवाल मैथमेटिकल ले वापिस। बहुत साधारण सा प्रश्न पूछेंगे मैथमेटिकल। नहीं, मैथमेटिकल में एक अच्छा सवाल है, हाथी जो पैर और सिर वाला सवाल है, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक मैथमेटिक्स वाला भी, बेटा घबराओ नहीं। नहीं, आसानी से हो जाएगा। ऐसा सवाल देंगे कि जो बिना पेपर पेन के हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और मोर है। खरगोश के 4 पैर, मोर के 2 पैर होते हैं, सभी में एक एक सिर। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो वो 100 है।
100 है, और यदि हाँ सभी को मिलाकर 100 है, और यदि इनके पैरों को गिना जाए तो 250 है। 100 सिर 250 पैर, यहां कुल कितने खरगोश है? 50 खरगोश 50 मोर। नहीं, 50 खरगोश 50 मोर। 25 खरगोश। 25 खरगोश और 75 मोर। मैं कहूंगा कि एक पेन मैं जिन जिन लोगों ने सवाल जवाब दिए थे सही, पहले उनको देते तो, और बुक इन्हीं को दूंगा मैं, क्योंकि फिर भी अच्छे प्रयास किए लाल ने। क्या नाम है बेटा? पंकज कुमार। पंकज कुमार को भी पेन जाता है। इधर से लाली ने जवाब दिया था, जिन्होंने कोई जवाब, इधर से लाल आ जाओ, तुम्हारा भी एक जवाब था। कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया कुमार को भी एक सब पेन रहा है, और एक पेन कॉफी वाला बता दिया था, जिन्होंने भी, मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा। और लाल आ जाओ तुम, फिर भी अच्छा प्रयास किया है तुमने। असिस्टेंट कमांडर का इंटरव्यू भी है लाल का, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंचे। क्या नाम है बेटा? अमित कुमार। अमित कुमार को आज का जो सबसे बड़ा प्राइज था वो जाता है, और मैं कहूंगा कि ये आज की जो शाम गुजरी है वो याद रहे, कभी भी जहां भी आप सफल होने के बाद पहुंचे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मैं कहूंगा कि आप लोग चाय पी के जरूर जाइएगा, क्योंकि चाय पर ही चर्चा थी। तो कल हमारा प्रोग्राम है सीसेट का भी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे से आप मुलाकात भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, बस एक बार ऑफिस से इंक्वायरी कर लेना कि मैं हूं या नहीं हूं। नहीं तो आप कहेंगे मास्टर 3 बार आया मैं, आप मिला ही नहीं मुझे। तो कई बार मेरी क्लासेस होती है तो मैं मिल नहीं पाता हूं। बाकी मैं भी हूं यहाँ 5-10 मिनट, जब तक आप चाय पी रहे तब तक 5-10 मिनट मैं यहां पर हूं। कोई भी दुख है तो पूछ सकते हैं। बाय। Unacademy. Let's crack it.